अभिवादन। आज हम एक अहम अदालती दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये मद्रास हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला है, पीआर कृष्णा प्रिया बनाम भारत सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी। और ये दस्तावेज ना मतलब एक तरह से दिखाता है कि कैसे कभी-कभी नियम और जो मानवीय सहानुभूति होती है, हाँ। उनके बीच एक टकराव सा दिखता है। देखेंगे कि कैसे एक परिवार की मुश्किलों का सामना बैंक की नीतियों से होता है। बिल्कुल। ये मामला सीधे सीधे जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं। हाँ। मतलब जब किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने की जो योजना होती है, हम देखेंगे कि अदालत ने इस खास मामले में जो तथ्य सामने थे और जो बैंक की योजनाएं थी, उनके आधार पर क्या नतीजा निकाला। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ फैसला बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो सोच है, जो कानूनी तर्क हैं। जी। सबसे पहले ये मामला है क्या, मतलब कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत असल में एक दुखद घटना से होती है। याचिकाकर्ता, जैसा आपने बताया, पीआर कृष्णा प्रिया हैं। उनके पति स्वर्गीय जी नागराजन, वो पहले सेना में थे, पूर्व सैनिक थे। अच्छा। और बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में सशस्त्र गार्ड यानी आर्म्ड गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। और दस्तावेज में जिक्र है कि 4 जून 2019 को ड्यूटी के दौरान ही ड्यूटी पर थे वो, एक दुर्घटना हुई और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये ड्यूटी के दौरान वाली बात शायद अहम है। हाँ, ये हो सकती थी अहम। हालांकि इस केस में जो मुख्य विवाद का मुद्दा बना वो कुछ और निकला। दस्तावेज बताता है कि श्री नागाराजन अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। तो जाहिर है उनकी मृत्यु से परिवार पर न सिर्फ भावनात्मक बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया। और परिवार में कौन कौन था उस समय? याचिकाकर्ता कृष्णा प्रिया तो थी ही, उनके अलावा 2 बेटे थे। रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी उम्र उस वक्त कोई 12 और 14 साल रही होगी। काफी छोटे। हाँ। और उनके सास ससुर भी थे। तो मतलब एक पूरा परिवार अचानक बिना किसी सहारे के, बिना आय के स्रोत के रह गया। तो इसी मुश्किल से निपटने के लिए कृष्णा प्रिया जी ने पति की मृत्यु के बाद एसबीआई में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अर्जी दी। उन्होंने खास तौर पर क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया था। ये तो स्वाभाविक लगता है, खासकर जब ऐसी योजनाएं होती ही इसीलिए हैं। लेकिन एसबीआई ने क्या कहा? आवेदन स्वीकार हुआ? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। एसबीआई ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। खारिज? क्यों? और जो मुख्य कारण बताया गया, जो इस पूरे केस का मतलब एक तरह से केंद्र बिंदु बन गया, वो थी याचिकाकर्ता की उम्र। उम्र? अच्छा, क्या सीमा थी उम्र की क्लर्क पद के लिए और याचिकाकर्ता की उम्र कितनी थी? देखिए, बैंक की जो भर्ती नीति थी और उनकी अपनी अनुकंपा नियुक्ति योजना, उसके हिसाब से विधवा या सामान्य श्रेणी के लिए क्लर्क पद की जो ऊपरी आयु सीमा थी वो 35 साल तय थी। 35 ईयर्स। जी। और जब कृष्णा प्रिया जी ने आवेदन दिया, उस तारीख को उनकी उम्र 37 साल और 10 महीने थी। ओह, तो मतलब करीब 3.25 साल ज्यादा। हाँ, लगभग। ये सुनने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगता, खासकर अनुकंपा जैसे मामले में जहां थोड़ी सहानुभूति की उम्मीद होती है। क्या सिर्फ इसी आधार पे मना कर दिया? मुख्य आधार तो यही बताया गया, लेकिन हाँ, बैंक ने एक और रास्ता सुझाया था। क्या? उन्होंने कहा कि ठीक है, नौकरी के लिए तो आप योग्य नहीं है नियमों के अनुसार जी, पर आप चाहें तो बैंक की योजना के तहत एक मुश्त अनुग्रह राशि मिलती है, एक्स ग्राचिया लमसम पेमेंट। हाँ, वो होता है कई योजनाओं में। उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन शायद याचिकाकर्ता को लगा होगा कि एक मुश्त पैसे से ज्यादा जरूरी एक स्थायी नौकरी है, परिवार का भविष्य देखना है। शायद यही वजह रही होगी। तो उन्होंने फिर इस फैसले को चुनौती दी, कोर्ट गई। बिल्कुल। कृष्णा प्रिया जी ने एसबीआई के इन आदेशों को, खास तौर पर वो जो 3 मार्च 2020, 5 दिसंबर 2020 और 12 मई 2022 के थे, मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने एक रिट याचिका दायर की। तो अब आते हैं कोर्ट में दी गई दलीलों पर। हाँ। याचिकाकर्ता के वकील साहब ने क्या तर्क रखे? किस आधार पर कहा कि एसबीआई का फैसला गलत है, जबकि उम्र तो ज्यादा थी ही? उनके वकील ने कई पॉइंट्स रखे। सबसे पहले तो उन्होंने भारत सरकार की एक बड़ी योजना का जिक्र किया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा नियुक्ति योजना, जो 5 अगस्त 2014 को आई थी। अच्छा, केंद्र सरकार की योजना। हाँ, और उसका क्लॉज 7, उस पर उन्होंने जोर दिया। क्या था क्लॉज 7 में? क्लॉज 7 ये कहता था कि जरूरत पड़ने पर, मतलब विशेष परिस्थितियों में, जो सक्षम अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाँ, वो ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है। तो वकील का कहना था कि ये मामला ऐसी ही विशेष परिस्थिति का था। बिल्कुल। उनका तर्क था कि इस छूट का इस्तेमाल यहाँ किया जाना चाहिए था। मतलब योजना बनाने वालों ने भी सोचा था कि ऐसे हालात आ सकते हैं जहाँ नियम में थोड़ी ढील देनी पड़े। ये बात तो है।
और इसके अलावा उन्होंने एसबीआई की अपनी जो अंदरूनी अनुकंपा योजना थी 2014 वाली, एसबीआई स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन एक्सेप्शन केसेस 2014, उसका भी हवाला दिया। कहा कि इन योजनाओं का मकसद ही यही है कि जिस परिवार का मुखिया चला गया और वो एकदम आर्थिक तंगी में आ गया है, हाँ, पेन्यूरियस कंडीशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उसे तुरंत राहत मिले। तो मतलब निचोड़ ये था कि ठीक है, एसबीआई की सामान्य भर्ती में 35 साल की सीमा होगी, पर अनुकंपा नियुक्ति का मामला अलग है। यहाँ सरकार की और बैंक की दोनों योजनाओं का मकसद देखो, परिवार की हालत देखो जी, और बैंक को वो जो छूट देने का अधिकार है क्लॉज 7 में, उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। ये नियम तोड़ना नहीं, बल्कि नियम में दी गई गुंजाइश का इस्तेमाल करना होता। एकदम सही तर्क था उनका। और अपनी बात को और वजन देने के लिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच, मतलब 2 जजों की बेंच के एक पुराने फैसले का भी जिक्र किया। कोई मिलता जुलता केस? हाँ, द चीफ जनरल मैनेजर एसबीआई चेन्नई वर्सेस एम संतोष नाम का केस था, 2017 का फैसला था। वो दिखाना चाहते थे कि देखिए, पहले भी कोर्ट ने ऐसे मामलों में राहत दी है। काफी मजबूत दलीलें लगती हैं मानवीय नजरिए से। अब देखते हैं कि एसबीआई ने अपना बचाव कैसे किया। उनके वकीलों ने क्या कहा? एसबीआई के वकील ने भी शुरुआत तो सहानुभूति से की, माना कि हाँ, पति की मृत्यु दुखद थी, ड्यूटी पर हुई थी, इस पर कोई बहस नहीं थी। ठीक है, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने पूरे मामले को एकदम नियमों के चौखटे में फिट कर दिया। कैसे? कौन से नियमों की बात की? उन्होंने बैंक की अपनी ही जो 2014 की अनुकंपा योजना थी, उसके क्लॉज 9.1 II पर जोर दिया। क्लॉज 9.1 II, इसमें क्या था? इसमें साफ साफ लिखा था कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो ऊपरी आयु सीमा होगी, वो वही होगी जो बैंक की सामान्य भर्ती नीति में उस पद के लिए है, यानी 35 साल क्लर्क के लिए। जी। और ये भी लिखा था कि उम्र की ये पात्रता आवेदन जमा करने की तारीख को देखी जाएगी, ना कि जब नौकरी मिलेगी उस तारीख को। अच्छा, तो बैंक ने कहा कि देखिए, हमारी ही योजना कहती है कि नियम वही लागू होंगे जो सामान्य भर्ती के हैं, और आवेदन के दिन उम्र ज्यादा थी, बात खत्म। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति कोई हक नहीं है कि आप मांगे और मिल जाए। हाँ, ये तो माना जाता है। ये बैंक की तरफ से एक रियायत है जो सिर्फ खास असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है, और वो भी योजना के नियमों और शर्तों के अंदर ही। नियमों से बाहर जाकर हम नियुक्ति नहीं कर सकते। तो एसबीआई का रवैया एकदम सख्त और नियमों पर आधारित था। उन्होंने उम्र के आधार पर पात्रता को ही खारिज कर दिया। लेकिन वो जो छूट वाले क्लॉज 7 की बात याचिकाकर्ता ने की थी, और वो एम संतोष केस, उसका क्या जवाब दिया एसबीआई ने? हाँ, उसका भी जवाब दिया। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए एसबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत ही अहम फैसलों का हवाला दिया। ये बड़े लैंडमार्क जजमेंट माने जाते हैं अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में। कौन से? पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम सोमवीर सिंह 2007 का, और दूसरा भवानी प्रसाद सोनकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का। और इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ऐसा क्या कहा गया था जो यहाँ काम आया? इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई भी दावा सिर्फ उसी योजना के तहत देखा जा सकता है जो कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी, और उस योजना की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अदालतें अपनी तरफ से सहानुभूति में आकर योजना की शर्तों को बदल नहीं सकती, उनमें ढील नहीं दे सकती। अच्छा, मतलब कोर्ट नियमों को बदल नहीं सकता? जी, कोर्ट का काम योजना बनाना नहीं है, ये काम सरकार का या उस संस्था का है जिसने योजना बनाई है। ये तर्क बैंक के पक्ष में बहुत मजबूत था। समझ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने एक तरह से बैंकों या संस्थाओं को ये कहने का आधार दे दिया कि भाई, हम तो नियमों से बंधे हैं। बिल्कुल। और वो जो याचिकाकर्ता ने एम संतोष केस का हवाला दिया था, उसके बारे में एसबीआई ने क्या कहा? एसबीआई के वकील का कहना था कि वो एम संतोष वाला मामला इस केस से अलग है, यहाँ लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि कृष्णा प्रिया जी के आवेदन के समय एसबीआई की 2014 वाली योजना लागू थी और उसके नियम एकदम साफ थे, और ये भी कहा कि अगर 2014 की योजना में छूट के प्रावधान को देखा भी जाए तो भी इनकी उम्र उस छूट के दायरे में भी नहीं आती, फिर भी ज्यादा रहती। तो मामला एकदम साफ हो गया। एक तरफ परिवार की जरूरतें, मानवीय पहलू, नियमों में लचीलेपन की मांग, हाँ, और दूसरी तरफ बैंक जो कह रहा है कि नियम हैं, हमारी योजना के क्लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हम बंधे हो गए हैं। बिल्कुल। ये एक क्लासिक स्थिति है।
नियम बनाम जरूरत। अब सारा दारोमदार मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस विवेक कुमार सिंह पर था कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। नियमों को शब्दशः पकड़ते हैं या मानवीय पहलू को तवज्जो देते हैं। जी। और आखिरकार जब 22 अक्टूबर 2024 को फैसला आया तो कोर्ट ने क्या किया? याचिका मंजूर हुई? नहीं, माननीय न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सारे कागजात देखे, खासकर एसबीआई की वो योजना और भर्ती नीति को ध्यान से पढ़ा और अंत में उन्होंने याचिकाकर्ता पीआर कृष्णा प्रिया की रिट याचिका को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया मतलब अदालत ने एसबीआई की बात मान ली? जी हाँ, अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा कि एसबीआई ने आवेदन जिस बिना पर खारिज किया था, यानी आवेदन की तारीख पर उम्र का 35 साल की सीमा से ज्यादा होना, वो आधार बैंक की अपनी ही लागू योजना के नियमों के बिल्कुल मुताबिक था। तो कोर्ट ने माना कि तकनीकी रूप से वो पात्र ही नहीं थी, चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बिल्कुल। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के वो जो सोमवीर सिंह और भवानी प्रसाद सोनकर वाले केस थे, उनमें जो कानून तय हुआ था उसका ध्यान रखा, जिसके अनुसार अनुकंपा नियुक्ति पर विचार सिर्फ और सिर्फ लागू योजना की शर्तों के अंदर ही हो सकता है। जब योजना में उम्र की सीमा साफ लिखी है और याचिकाकर्ता उसे पार कर चुकी थी, तो बैंक के फैसले में दखल देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। और वो जो छूट वाले क्लॉज का जिक्र था या एम संतोष केस का जिक्र था, उस पे कोर्ट ने कुछ कहा? कोर्ट ने यही माना कि योजनाओं को देखने पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक के फैसले में कोई गलती नहीं दिखती, जिसका मतलब यही है कि कोर्ट को या तो छूट देने का कोई ठोस कारण नहीं दिखा या उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते वो ऐसी छूट दे ही नहीं सकते। कोर्ट ने फैसले में ये भी नोट किया कि बैंक ने याचिकाकर्ता को वो जो एकमुश्त अनुग्रह राशि का विकल्प था, वो तो सुझाया ही था जो योजना का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले से हम क्या समझें? क्या यही के अनुकंपा नियुक्ति में भी चाहे हालात कितने ही दुखद हों, आखिर में कानून और नियम ही सर्वोपरि होते हैं? हाँ, ये फैसला इसी बात पर जोर देता है। ये दिखाता है कि जो पात्रता की शर्तें हैं, खासकर उम्र, योग्यता जैसी चीजें जो नियमों में साफ साफ लिखी होती हैं, उनका पालन करना जरूरी माना जाता है। और आवेदन के समय जो योजना लागू है, उसकी शर्तें ही मायने रखती हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अदालतें आमतौर पर इन नियमों को अपने हिसाब से बदल नहीं सकती, भले ही उन्हें किसी केस में नियम को ज्यादा ही सख्त लग रहे हों। बिल्कुल, अदालतों का काम कानून की व्याख्या करना है, उसे लागू करना है, कानून बनाना या बदलना नहीं। अगर लगता है कि नियम सही नहीं है, तो उन्हें बदलने का काम विधायिका का है या फिर उस संस्था का जिसने नियम बनाए हैं, जैसे यहाँ सरकार या एसबीआई। हाँ, अगर नियम मौलिक अधिकारों के ही खिलाफ हों तो बात अलग है। ये सोचने वाली बात है कि क्या इन योजनाओं का जो असल मकसद है वो वाकई पूरा हो पा रहा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो इस फैसले से उठता है। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति जैसी योजनाओं का जो इरादा है, जो भावना है, वो बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। कि अचानक आई मुसीबत में परिवार को सहारा मिले, वो सड़क पर ना आ जाए। लेकिन जब इन अच्छी योजनाओं को इतने सख्त नियमों में बांध दिया जाता है, जैसे उम्र का ये नियम जो यहाँ आड़े आ गया, तो सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं अपना असली मकसद हमेशा पूरा कर पाती हैं? शायद नहीं। कम से कम इस केस में तो लगता है कि नियम उस नेक मकसद पर भारी पड़ गए। हो सकता है। ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है कि नीतियां बने और जमीन पर लागू हों तो उनमें संतुलन कैसे हो। क्या नियमों में मानवीय विवेक मतलब डिस्क्रेशन के लिए थोड़ी और गुंजाइश होनी चाहिए, खासकर ऐसी दुखद स्थितियों में, या फिर नियमों की सख्ती जरूरी है ताकि कोई मनमानी ना हो, पक्षपात ना हो? हाँ, ये दुविधा तो है। इस पर जो नीति बनाते हैं उन्हें लगातार सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक बड़ी प्रणालीगत चुनौती की तरफ इशारा करता है। नियमों की जरूरत और मानवीय करुणा, इनके बीच संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल रहा है। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म कर सकते हैं। क्या अनुकंपा नियुक्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा असरदार बनाने के लिए नियमों पर फिर से सोचने की जरूरत है, ताकि उनका जो असल मकसद है, मुसीबत में फंसे परिवारों को सचमुच और समय पर राहत देना, वो बेहतर तरीके से पूरा हो सके? ये सवाल आगे के लिए बहुत अहम है।